गुड इवनिंग बच्चों। एनटीएसपी का जो फिजिक्स की जो टेस्ट सीरीज है उसमें जो 7 टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन हम लोग आज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फाइल बनती है ये 2 बार बनने के बाद भी करप्ट हो गई थी, तो उसको 2 बार सुधारा गया। उसके बाद अब ये बन के तैयार हुई है, तो इसका डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 3 बॉलें हैं, 3 बॉल्स जो एक दूसरे के संपर्क में हैं और सेम साइज की हैं और सेम मास की हैं। ये देखिए 3 बॉल्स हैं, सेम साइज सेम मास है, तो तीनों का। और कह रहे हैं कोई भी 2 जो हैं, देखो सर्किल उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, बात समझ जाना है बेटा, उतना अच्छा सर्किल तो नहीं बन पाएगा, लेकिन बात समझ में आ जाएगी। ये 3 बॉल्स हैं, कह रहे हैं कोई 2 बॉल तीसरी को कितने फोर्स से घसीट रही हैं। मास तीनों का सेम है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो ये देखिए, ये बॉल घसीटेगी उसको ऊपर वाले को, और ये बॉल भी ऐसे घसीटेगी। ये दोनों बॉलें एक दूसरे को घसीटेंगी। ये फोर्स भी F होगा और ये फोर्स भी F होगा, और क्योंकि ये तीनों साइड्स बराबर होंगी, ये जो R है, R है, R है, ये तीनों R जो होंगे वो ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर होंगे। तो जब तीनों 2R 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 होंगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो जो एंगल होगा बेटा वो 60 डिग्री होगा। इस प्रकार से हम इन दोनों बलों का, बल आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इन दोनों बलों का रिजल्टेंट किस प्रकार से निकालेंगे। एफ नेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप लोगों को पता है ना, एफ नेट इज इक्वल टू 2f cos थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल होता है जब दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और उन दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है, तब इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया 2, और फोर्स की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, जी एम एम है ना, ओवर आर स्क्वायर, और फिर कॉस कितना 60/2, ठीक है ना। तो 2g एम स्क्वायर अपॉन आर का मतलब हो गया 2r का 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ रेडियस का स्क्वायर, और cos 30 यानी कि √3/2, ठीक है ना। तो दिस बिकम 2g एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर एंड √3/2। तो ये 2 से 2 हम लोग कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर आएगा √3g एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा सब क्वेश्चन। तो √3g एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, ये फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, आने लायक क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। If me is the mass of Earth, r is the radius of its radius, the ratio of acceleration due to gravity, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पर ही ऐसा बोला जाता है, हालांकि ऊपर भी और नीचे भी होती है, लेकिन जब कुछ कहते नहीं तो सरफेस पर ही बोला जाता है। यहाँ पर जी का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, सरफेस पर जी का फॉर्मूला जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, मालूम है ना फॉर्मूला ये वाला, जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। और हमसे कहा जा रहा है कि इसका इसके साथ अनुपात बताओ। तो जब हम जी से डिवाइड करेंगे तो जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, फॉर्मूला याद होना चाहिए, अपॉन जी किया तो जी से जी कैंसिल हो गया और आंसर आ गया एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। मैं बताऊं आपको, ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको फार्मूले सब याद होने चाहिए, तो सवाल सब लग जाएंगे। और अगर फार्मूले पहले निकाले और फिर सवाल लगाए तो ये चैप्टर के सवाल फिर आप परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। अगर 4 सवाल आ गए मान लीजिए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ये एक मात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें फार्मूलों का महत्व बहुत ज्यादा है, ठीक है भाई। तो एम ई ओवर आर ई स्क्वायर सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो गया। द मास ऑफ मून इज 1/8 ऑफ अर्थ बट ग्रेविटेशन पुल इज 1/6 ऑफ अर्थ। इस बात का क्या कारण है? इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, ऐसा क्यों है? कह रहे हैं कि मून का मास अर्थ का 1/8 है, जबकि जी का मान वहां पे अर्थ वाले का 1/6 है, ठीक है ना। तो जब मास 1/8 है तो जी 1/6 क्यों है, ये मेन सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो पहले आप ये देखिए कि जी अर्थ आप कितना लिखेंगे, लिखेंगे जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, ऐसे तो लिखेंगे।
लेकिन जब आप जी ऑफ मून लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जी लिखेंगे, मास ऑफ मून लिखेंगे और रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर लिखेंगे। अब आप जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी से जी कट जाएगा तो ME अपॉन MM आ जाएगा और RE नीचे रहेगा और RM बेटा ऊपर रहेगा, है ना। ये हो गया। अब आप जैसा कह रहे हैं कि इनका कहना है कि जो मून का मास है वो अर्थ के मास का 8वां हिस्सा है, ठीक है ना। जबकि मून पर जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है। जैसा इन्होंने कहा वैसा मैंने कर दिया और इनके हिसाब से जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। और आपका आंसर देखिए बिल्कुल आने को बिल्कुल तैयार है। आप देखिए इधर 6 आ गया क्योंकि ये दोनों कट गए और इधर ये दोनों कट गए तो 8 चला गया ऊपर। तो 8 RM स्क्वायर अपॉन RE स्क्वायर, ठीक है ना। RE मतलब रेडियस ऑफ अर्थ और RM मतलब रेडियस ऑफ मून। इस प्रकार से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि RE स्क्वायर इज इक्वल टू 8/6 RM स्क्वायर। ये सवाल कठिन नहीं था, काफी बच्चों का सवाल छूट गया होगा मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये सवाल कठिन नहीं था। अब ये ठीक है कि एक बार आपने इस सवाल का सलूशन देख लिया तो आगे से जब भी आएगा तो आप इस मेथड से सही निष्कर्ष पर निकाल सकते हैं। तो नतीजा ये निकला कि मून का मास अर्थ के मास का 1/8 है। तो मून पर ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 क्यों है? तो उसका कारण ये निकल के आया कि जो अर्थ का रेडियस है वो मून के रेडियस का √8/6 टाइम्स है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट माना जाएगा, काफी लोगों का छूटा भी होगा, इसलिए मैं कहता हूं इसको तैयार कर लीजिए। If mass of Earth is doubled and radius halved, then the new acceleration due to gravity। आपको पता है अर्थ की सतह पर G का फॉर्मूला क्या होता है? G का फॉर्मूला होता है GME ओवर RE स्क्वायर। अब ये कहते हैं कि नया G क्या होगा जब मास को डबल कर दिया जाए यानी कि 2ME कर दिया जाए और रेडियस को हाफ कर दिया जाए यानी कि RE/2 कर दिया जाए। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये 2 अच्छा चलो और सॉल्व करते हैं। 2ME मास को डबल कर दिया और रेडियस को हाफ कर दिया तो ये हो गया RE²/4। ये 4 जब ऊपर गया आप देख पा रहे हैं, आपको विजिबिलिटी है ना। तो जब ये 4 ऊपर गया तो 8 बन गया, फिर ये G बन गया, ME बन गया और नीचे RE² बन गया। इस प्रकार से हमने देखा कि ये 8 टाइम्स G हो गया, क्योंकि ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ये सरफेस का पुराना वाला G है। यानी कि अगर अर्थ के मास को डबल कर दिया जाए और रेडियस को हाफ कर दिया जाए तो सरफेस पर जो नया G होगा वो पुराने G का 8 गुना हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया है? सवाल साधारण है, सिंपल है। हो सकता है ये फॉर्मूला ना पता होने से कुछ लोग ना कर पाए हों। A body weighs W at surface of Earth. Its weight at height equal to half the radius of the Earth will be। क्या आपको ये बात पता है कि अर्थ की सतह से h हाइट पर G का मान क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं GR। क्योंकि सेंटर से दूरी R होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो G का मान कहते हैं वो कहते हैं G के नीचे R। अगर आपने नोट्स मेरे देखे होंगे तो हमने हमेशा कहा कि सरफेस पर G को G कहो या GS कहो और ऊपर कहो G के नीचे R GR और अंदर जाओ तो कहो GX, ठीक है। या फिर सीधे बोलो G सरफेस G आउटसाइड G इनसाइड, है ना, ये भी ठीक रहेगा। तो ये जो होता है वो G/1 + H/RE का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला हो गया। अब कह रहे हैं कि उस जगह पर वेट, नया वेट कितना होगा। अगर सरफेस पर वेट W है तो ऊपर जाकर वेट कितना होगा। देखो भैया G में जो बदलाव होगा वही वेट में बदलाव होगा, क्योंकि वेट बराबर होता है mg।
यानी कि वेट जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, तो जैसा जी का रिलेशन होता है वैसा ही वेट का रिलेशन होता है। तो आप देखिए हम लोग पहले जी का रिलेशन निकाल रहे हैं, 1 प्लस एच की जगह पर हम आर ई बाई टू, ठीक है ना, एच की जगह पर लिखा है आर ई, एच की जगह पर आर ई बाई टू और नीचे आर ई है और उसका होल स्क्वायर है। तो ये दोनों देखिए कैंसिल हो गए, तो ये आ गया जी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई टू का स्क्वायर, यानी कि जी अपॉन 3 बाई टू का स्क्वायर। ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, दिख रहा है ना, 4 बाई 9 बनेगा और ये जी हो जाएगा। तो जब जी डैश और जी में ये संबंध होगा तो आप बात को समझिए, तो W और W डैश में भी यही संबंध होगा, यानी कि 4 बाई 9W। बात समझ में आ रही है ना? आप बात समझिए, पहले जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। तो जैसा संबंध नए g और पुराने g में होता है वैसा ही संबंध नए वेट और पुराने वेट में होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर इस वस्तु का भार W था तो RE बाई टू हाइट पर जो नया भार होगा W डैश वो 4 बाई 9 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने पे जी का मान घट जाता है, इसलिए वेट भी घट जाता है और उस घटे हुए वेट को हम कहते हैं नया वेट। The distance between sun and earth is r, the total duration of year. If distance between sun and earth become 3r तो क्या होगा? आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये सिंपल सा एक नियम है जिसे हम लोग लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये सर्कुलर ऑर्बिट के लिए लिखा गया है, रेडियस आर है और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए भी सही है, ठीक है ना। तो फिलहाल हमने ऑर्बिट को सर्कुलर माना, कुछ कहा नहीं गया। रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज आर, यानी कि ये जो देखिए जो ऑर्बिट का रेडियस है वो आर है। अब कह रहे हैं अगर इसको 3r कर दिया जाए, अब भाई देखिए, तो अब जब इसको 3r करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3r का होल क्यूब। ये दो बातें आपको समझ में आ गई। जब रेडियस r था तो ये रिलेशन बना और जब रेडियस 3r हो गया तो ये रिलेशन बना। तो ये बन गया आपका 9r का होल क्यूब, ठीक है ना, टी डैश स्क्वायर। अब हमने इन दोनों का रिलेशन, दोनों टाइम पीरियड का रिलेशन निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर दिया, तो t1 स्क्वायर अपॉन टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 9। इस प्रकार से टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 9t स्क्वायर। अच्छा, क्यूब करेंगे तो यहाँ पर जो एरर है वो आप देख लीजिए। जब क्यूब करेंगे 3 का, ये हो जाएगा 27r क्यूब। अब आप जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 अपॉन 27 बनेगा, तो टी डैश स्क्वायर बराबर 27 टी स्क्वायर बनेगा, इसलिए टी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 27t बनेगा। अंडर रूट 27 यानी कि 3 अंडर रूट 3 बनेगा, क्योंकि 27 का रूट लेंगे। ये देखिए अंडर रूट 27 यानी कि अंडर रूट 3 इंटू 3, तो पेयर में से एक 3 बाहर आएगा और एक 3 अंदर फंस जाएगा, तो 3 रूट 3t। तो टाइम पीरियड 3 रूट 3 गुना हो जाएगा, तो जो नया साल होगा उसका ड्यूरेशन पुराने से 3 रूट 3 गुना होगा। तो क्या आंसर होगा बताइए? थर्ड आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन इन इलिप्टिकल पाथ, एंगुलर मोमेंटम L है, अर्थ का मास m है एंड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन t है। तो ऑर्बिट का कवर्ड एरिया हमें फाइंड करना है। ये देखिए ये सन है और ये पूरा एरिया हमको फाइंड करना है। अब मुझे आप बताइए, हाँ ये सन है और ये अर्थ है, ये पूरी ऑर्बिट का एरिया हमें फाइंड करना है पूरा। अब क्या आप जानते हैं कि एरियल वेलोसिटी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर क्या होता है? L बाई 2m होता है, ये फॉर्मूला आपको पता है।
हम लोग एल को जे भी कहते हैं, मतलब जे एंगुलर मोमेंटम, उसको एल भी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल होता है जब कोई छोटा एरिया लिखा जाता है। मान लो ये है डेल्टा ए और ये टाइम है डेल्टा टी, यहां से यहां तक आने का, तब ये लगता है। अब जब पूरा ए निकालना चाहते हैं तो पूरा ए लिख दो। अब जब पूरा पूरा ए लिखोगे तो फिर पूरा टाइम पीरियड लिखोगे, टी इज इक्वल टू एल बाई 2m। अब ये टी जब ऊपर आएगा तो पूरा एरिया आ जाएगा, दैट इज एल टी बाई 2m। लीजिए हो गया। ये फार्मूला जो होता है वो एक पार्ट के लिए होता है, और अगर हम चाहते हैं कि हम ये पूरा ही एरिया निकालें तो हमें इतना टाइम नहीं बल्कि पूरा टाइम नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी लोगों का छूट भी गया होगा। लॉ ऑफ एरिया लीजिए, आ गया। एरियल वेलोसिटी होता है, कहते हैं लॉ ऑफ एरिया डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, जो कि L बाई 2m भी होती है। ये हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ, द लॉ ऑफ एरिया। पहला होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा होता है लॉ ऑफ एरिया, और तीसरा होता है लॉ ऑफ पीरियड, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, L बाई 2m। बढ़िया। Planet of radius r has time period of revolution t. Find time period of planet of radius 3r. रेडियस, ठीक है, ऑर्बिट, ऑर्बिट और लिख लेना, हालांकि पेपर हो चुका है लेकिन फिर भी ठीक है, जो भी सुधार हो सकता है। ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ, इतना बढ़ा लेना, ऑर्बिट ऑफ, है ना। तो ये क्वेश्चन पहले जैसा ही क्वेश्चन हो गया कि आप जानते हैं टाइम पीरियड जो होता है वो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये कहना चाहते हैं कि हम रेडियस को 9r कर दें, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट ऑफ रेडियस 9r, रेडियस 9r कर दें, पहले r था और टाइम पीरियड t था, अब 9r कर दें तो क्या होने वाला है। तो ये हो गया 9r का क्यूब। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, अभी हम इसको लिखना चाहते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, 9√3, 3√3 प्लैनेट ऑफ रेडियस आर। चलिए ये हो गया 9 इंटू 9 इंटू 9 और ये हो गया आर क्यूब। अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो टी स्क्वायर अपॉन टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 9 9। तो टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 9 टी स्क्वायर। तो हम रूट लेंगे तो टी डैश इज इक्वल टू 1 9 तो बाहर आ जाएगा और 1 9 अंदर रह जाएगा और ये टी बन जाएगा, और ये जो 1 9 का रूट बच गया वो हम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा टी। सो वी गेट द आंसर टी डैश इज इक्वल टू 27t। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आके कुछ फंसाव हो भी सकता था, लेकिन जब हमने देखा कि रूट लिया तो 3 9 में से 1 9 2 में से 1 तो बाहर आ गया, 1 अंदर फंस गया। रूट 9 क्या होता है, 3 होता है, 27 हो गया। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। कुछ लोगों की गलती इसमें हो सकती है, हो गई हो। Two satellites A and B revolve around the same planet in coplanar circular orbits. एक सेंट्रल बॉडी के आसपास दो प्लैनेट कोप्लेनर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये आपकी सेंट्रल बॉडी है, दो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, इनके जो टाइम पीरियड है वो 1 और 8 आवर्स हैं, ठीक है ना। और ए की रेडियस 10 टू द पावर 4 दी हुई है। ये आपका जो R1 है वो दिया हुआ है, R2 तो खैर हमको नहीं दिया हुआ है, लेकिन टाइम पीरियड पता होने की वजह से हम R1 और R2 में रिलेशन जरूर निकाल लेंगे। कैसे,
और फिर हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, वो तो निकाल ही लेंगे। पहले रेडियस तो आ जाए, तो रेडियस आ जाएगा तो v बराबर आर ओमेगा से v आ जाएगा। जब v बराबर आर ओमेगा से v आ जाएगा तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी भी आ जाएगा। तो हम कैसे इसको करेंगे? देखिए सवाल अच्छा है, काफी लोगों का छूट गया होगा ये सवाल, निश्चित रूप से काफी लोगों का छूटा होगा। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब यानी कि T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 8 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। तो ये 1/64 आ गया इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। देखते जाइए, दिख रहा है ना? इस प्रकार से R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/4 आ गया। इस प्रकार से R2 इज इक्वल टू 4R1 आ गया। R1 हमको दिया हुआ है, इस तरीके से हमने R2 निकाल लिया, इतने किलोमीटर। इतनी बात समझ में आती है? अब जब हमें R1 R2 पता हो गया तो मेरी बात समझिए, रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है, इसकी वेलोसिटी v1 मान लीजिए और इसके सामने इसकी वेलोसिटी देखिए आप लोग v2 मान लीजिए। और हमें रिलेटिव वेलोसिटी तभी बतानी जब ये वेरी क्लोज है, तो इससे ज्यादा क्लोज तो हो नहीं सकते। अरे भैया जरा भी आगे निकल जाएगा ये तो दूरी बढ़ जाएगी, इससे ज्यादा क्लोज तो हो नहीं सकते। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू v1 माइनस v2 यानी कि r1 ओमेगा 1 माइनस r2 ओमेगा 2। r1 2 पाई बाई t1 और r2 2 पाई बाई t2। ठीक है ना? अब आप r1 देखिए 10 टू द पावर 4। एक काम कर लेते हैं, यहां से 2 पाई बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 पाई बाहर निकाल लिया तो r1 10 टू द पावर 4 और t1 यानी कि 1 आवर, और r2 हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर 4 और t2 हो गया 8 आवर। इस तरीके से 2 पाई बाहर बना रहने दीजिए। तो ये हो गया 10 टू द पावर 4 और ये हो गया हाफ 10 टू द पावर 4। सो दिस बिकम इज इक्वल टू 2 पाई इंटू हाफ 10 टू द पावर 4। माइनस कर लेते हैं ना, ये देखिए दिस माइनस हाफ दिस, तो हाफ बचेगा। 2 से 2 कट गया, तो बहुत अच्छा सवाल माना जाएगा ये। पाई इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, काफी लोगों का छूटा होगा। जो क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं, नहीं कर पाते, उनसे निराश नहीं होते, उनसे सीखते हैं कि क्या हमने कमी की, क्या हमारे कॉन्सेप्ट में कमी है, क्या हम वहां समझ नहीं पाए, है ना? समझिए, कुछ गलतियां होती हैं सिखाने के लिए, सीखने के लिए होती हैं। इफ मास ऑफ प्लैनेट 2% ऑफ मास ऑफ अर्थ, the ratio of gravitational pull of earth on the planet and that of the planet on the earth will be। एक प्लैनेट का मास अर्थ के मास का 2% है। The ratio of gravitational pull of earth on the planet and that of planet on the earth। इस सवाल को जरा पेपर में देख लें, स्लाइड सही बनी है कि नहीं बनी है। क्वेश्चन बिल्कुल सही प्रिंट है। ग्रेविटेशनल पुल की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पुल की बात कर रहे हैं भाई। देखिए ये अर्थ है और ये प्लेनेट है और इसका मास, इसके मास में अंतर है। इसका मास मान लीजिए m1 है और इसका मास m2 है। तो कह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे पर जो ग्रेविटेशनल पुल लगाएंगे उनका रेशियो क्या होगा। तो क्या आपको मालूम है कि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल विल बी इक्वल टू g m1 m2
अपॉन बीच की दूरी, ये देखिए r का स्क्वायर, यानी कि जो F1 और F2 का रेशियो होगा वो 1:1 होगा। भारी प्लेनेट हल्के प्लेनेट को जितने बल से घसीटता है, हल्का प्लेनेट भी भारी प्लेनेट को उतने ही बल से घसीटती है। जैसे कि 4Q और Q दो चार्जेस हैं, तो 4Q Q पर जितना फोर्स लगाएगा, Q भी 4Q पर उतना ही फोर्स लगाएगा। ये फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो सवाल ये वाकई में अच्छा सवाल है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि हम भी एक बार यहाँ देख के ये समझने लगे कि क्या हमें जी की बातें करनी है, लेकिन यहाँ पर जी सरफेस पर जी की बात ही नहीं है। जी की बात होती तो खैर वो भी कर लेते, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल की बात कर रहे हैं कि हल्का भारी प्लेनेट हल्के प्लेनेट को और हल्का प्लेनेट भारी प्लेनेट को जो बल लगा रहा है उसका क्या अनुपात है, जबकि मास का अंतर है। तो मास के अंतर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो सिर्फ m1 पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ m2 पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो m1 और m2 के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। और तो चाहे हल्का हो या वो भारी हो, या वो भारी हो ये हल्का हो, या ये भारी हो वो हल्का हो, m1 m2 का प्रोडक्ट तो हमेशा कांस्टेंट। बहुत ही अच्छा सवाल है। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ रेडियस r केप्ट टचिंग ईच अदर, एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे वो r पर कैसे डिपेंड करेगा। अच्छा सवाल है, काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको कई बार किया होगा, लेकिन जो न्यू कमर्स है उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ये देखिए, ये बीच की दूरी की बात कर रहे हैं, ये दूरी पूरी r और r 2r हो जाएगी। हाँ जी, इस r का मान 2r हो जाएगा। मास दोनों का सेम है। अब आप फॉर्मूला लगाइए, आपको आंसर मिलेगा। F इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जी एम स्क्वायर अपॉन स्मॉल r मतलब 2r का स्क्वायर। तो ये हो गया जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। इसको देखने से लगता है कि जो फोर्स है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। लेकिन आप ये समझिए, मेरी बात को समझिए कि मास के अंदर वॉल्यूम छुपा हुआ है और वॉल्यूम के अंदर रेडियस का क्यूब छुपा हुआ है। तो इस प्रकार से जो आंसर बनेगा, ये देखिए, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और इसका स्क्वायर है अपॉन 4r स्क्वायर है। तो g और ये 4/3 पाई r क्यूब और ये डेंसिटी और उसका होल स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। तो आप देखिए, ऊपर है r की पावर 6, r की पावर 3 का स्क्वायर, r की पावर 6, और नीचे है r की पावर 2। तो क्या बचा बताइए, r की पावर 4 बचा ऊपर, ना कि r की पावर 2 नीचे। सवाल न्यू कॉमर्स के हिसाब से अच्छा है, और जो बच्चे एक दो बार पेपर दे चुके हैं, कई टेस्ट सीरीज वगैरह, मतलब यहाँ की टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हैं, तो ये सवाल हम लोग कई बार दे चुके हैं। एक्चुअली फैक्ट यही है कि हम ये सवाल कई बार रिपीट कर चुके थे, कि सवाल आ चुका है, जेई मेंस में आ चुका है, बहुत पहले एडवांस जब होता था तब पता नहीं किसने दे दिया था, हल्का सवाल था तब भी दे दिया था, और सीबीएसई जब प्री मेंस हुआ करता था तब भी ये सवाल आ चुका है, और नीट में आने के पूरे चांस हैं इसके। A body weighs 200 Newton on surface of Earth. How much it weighs halfway down to the surface center of Earth? सवाल को पहले सुनिए। ये सवाल जो हमने देखा अभी तो हम भी थोड़ा समझ नहीं पाए। सरफेस पर वेट, देखो यार, इतना तुमको समझा रहे हैं बार बार, जब हम वेट की बात किया करें तो तुम जी की बात करने लगा करो, क्योंकि वेट होता है mg, मास कभी बदलता नहीं है। इसका मतलब है वेट जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो नए जी और पुराने जी, या यहाँ जी और वहाँ जी में जो रिलेशन होगा, वही रिलेशन यहाँ वेट और वहाँ के वेट में होगा। बात समझो मेरा। तो जब W की बात करें तो तुम जी की बात करना शुरू कर दिया करो, आपका आंसर सेम आएगा। ये देखिए, ये है आपका सेंटर ऑफ अर्थ, ओके, और इसके नीचे यहाँ पर कितनी गहराई पर, कितनी गहराई पर, रेडियस की आधी गहराई पर। तो कह रहे हैं यहाँ पर वेट और यहाँ पर वेट का क्या संबंध होगा। अगर यहाँ पर वेट 200 है तो यहाँ पर वेट क्या होगा। अब आप मेरी बात सुनिए। देखिए, सरफेस पर जो जी होता है वो होता है जी एमई ओवर आर ई स्क्वायर, और अंदर जो जी डैश होता है वो होता है जी
ME ओवर R क्यूब इंटू एक्स। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो ये नुकसान की बात हो जाएगी, इसको पता रखिए। अगर अंदर का सवाल पूछा जाए और सेंटर से दूरी x हो तो g का मान ये होता है। इसको अगर नहीं पता तो अभी पता कर लीजिए, उससे आपका फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है आपका। ME अपॉन RE क्यूब और ये x जो है वो RE/2 है, तो एक RE से RE जब कट जाएगा तो ये बचेगा GME अपॉन 2 RE स्क्वायर, और ये सरफेस वाला g है, तो ये हो गया आपका G/2। अगर G डैश और G में ये संबंध है तो W डैश और W में भी यही संबंध होगा, और वहां सरफेस पर वेट 200 है, तो अंदर जहां पर हम बता रहे हैं वहां पर वेट 200/2 यानी कि 100 न्यूटन होगा। ये लीजिए सवाल का आंसर, थर्ड ऑप्शन सही है, सवाल अच्छा है। जब वेट की बात करा करें तो जी की बात करने लगा करो, तो नए जी और पुराने जी और नए वेट और पुराने वेट में सिमिलर रिलेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? कौन सा गलत है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। आप एल्टीट्यूड लैटिट्यूड समझते हैं? मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए अर्थ की इक्वेटर है, ओके, और ये देखिए सरफेस से हाइट है। इस हाइट को हम लोग कहते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है ना। और जब हम सरफेस पर यहां से यहां चलते हैं तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। मेरी बात समझिए, क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे, हाँ कहाँ गया, हाँ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद लैटिट्यूड। बिल्कुल, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाकर देखते हैं जी का मान कम होता जाता है, सभी को मालूम है, तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ, बिल्कुल गलत। कह रहे हैं नीचे जाने पे जी का मान, अरे नीचे जाने पे जी का मान घटता है, ऊपर जाने पे भी घटता है, नीचे जाने पे भी घटता है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। तीसरा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज विद लैटिट्यूड। हम लोग जैसे जैसे इस तरफ जाते हैं, इस तरफ ऐसे जैसे जैसे जाते हैं जी का मान इंक्रीज करता है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं जी का मान डिक्रीज करता है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं जी का मान डिक्रीज करता है। ऊपर जाते हैं तो भी डिक्रीज, नीचे जाते हैं मतलब एल्टीट्यूड बनाते हैं तो भी डिक्रीज करता है, डेप्थ बनाते हैं तो भी डिक्रीज करता है, लेकिन जब लैटिट्यूड में इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जी का मान इंक्रीज करता है। ये सही है। आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का है, न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर r ग्रेटर देन r। r ग्रेटर देन r का मतलब है बाहर की बात हो रही है, बाहर की बात हो रही है। बाहर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है -gm/r। बहुत ही अच्छा सवाल है, -gm/r, थर्ड ऑप्शन सही होगा, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। कह रहे हैं अगर ग्रेविटेशन फोर्स r⁻⁻² के प्रोपोर्शनल हो तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन होगा? तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो r⁻⁻² के प्रोपोर्शनल है, तो u का r से क्या रिलेशन होगा? अब आप लोग जानते हैं u इज इक्वल टू होता है -du/dr। इस प्रकार से du इज इक्वल टू -f/dr, और ये प्रोपोर्शनल टू है r⁻⁻² के dr। इस प्रकार से हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, r⁻⁻² dr, तो ये u हो गया, और ये r⁻⁵² का इंटीग्रेशन r⁻⁵² प्लस 1 अपॉन -⁵² प्लस 1, तो ये हो गया r⁻³ अपॉन -3/2। तो बताइए क्या प्रोपोर्शनलिटी आ गई? u प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻3/2, u प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻3/2। बहुत बढ़िया सवाल, बिल्कुल कभी कभी आता है ये सवाल।
बहुत ज़्यादा संख्या में सवाल नहीं होते हैं, लेकिन बुक्स में खूब दिए हुए इंपॉर्टेंट सवाल है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, कितनी रेडियस पे ले जाना है, कितनी रेडियस पे ले जाना है? एल्टीट्यूड 2r, h का मान 2r दिया हुआ है। एक सैटेलाइट यहां पर है और हमें ये देखिए इसको लॉन्च कराना है अपने ऑर्बिट में। हमने इसको लॉन्च करा दिया, ये देखिए लॉन्च हो गई और अपने ऑर्बिट में घूमने लगी। अब आप देखिए यहाँ इस पॉइंट को ए मान लें और इस पॉइंट को बी मान लें, तो यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसकी वजह से कोई बॉडी जाती नहीं, ठीक है ना। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है, कोई बॉडी यहाँ से जाती नहीं है। अब अगर आप इसको यहाँ से यहाँ भेजना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा जो आप दे सकते हैं वो है काइनेटिक एनर्जी। हम किसी भी चीज को काइनेटिक एनर्जी दे सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी देना हमारे बस की बात नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी तो अर्थ की होती है, वो देती है, ठीक है ना। तो क्या लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, E एट ए, और आसान बना दे आपके लिए, K एट ए प्लस U एट ए इज इक्वल टू E एट बी। E का मतलब होता है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी मतलब K और U का एडिशन, ठीक है। ये हमको फाइंड करना है जो हमने दी, ये हमको मालूम है G me m ओवर r ऑफ अर्थ, और सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी होती है, माइनस G me m ओवर 2r, जहां पर r क्या है, सेंटर से ऑर्बिट की दूरी, ये देखिए ये r, ओके। काइनेटिक एनर्जी जो हमने दी हमको निकालनी है, G me m ओवर r माइनस G me m ओवर ये 2, और ये r कितना हो गया बोलो, क्या आपको मालूम है r कितना हो गया? ये देखो ये और ये, यानी कि RE प्लस 2RE, क्योंकि जो हाइट है ना वो कितनी बताओ, 2RE है, और ये देखिए ये रेडियस कितनी RE, तो RE प्लस 2RE कितना हो गया बताओ, 3RE। RE का मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये आपका आ गया 3RE, तो ये 6 हो गया। यहां देखिए दिख रहा होगा KA माइनस, ये हमको फाइंड करना है G me m ओवर RE इज इक्वल टू माइनस G me m ओवर 6RE। तो ये जब इधर जाएगा तो KA इज इक्वल टू G me m ओवर RE माइनस 1/6 टाइम्स G me m ओवर RE। तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस 1/6 G me m ओवर RE। बहुत अच्छा सवाल है, काफी लोगों ने कर लिया होगा जो पहले से करे हुए हैं। तो 6 माइनस 1 यानी कि 5/6 टाइम्स G me m ओवर RE। सवाल अच्छा है, और मैं आपको बताऊं सैटेलाइट को लॉन्च करने के जितने भी सवाल होते हैं वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं। एक बॉडी जो अर्थ की सरफेस पर रखी होती है वो कभी अपने आप जा नहीं सकती, हमें हमेशा उसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी होती है, वो और कोई एनर्जी नहीं होती है। बहुत अच्छा सवाल है, आंसर देख लीजिए, तरीका देख लीजिए। स्टेटमेंट है द प्लैनेट मूव स्लोअर व्हेन दे आर फर्दर फ्रॉम द सन देन दे आर नियरर। बहुत अच्छी बात कही है। सन यहाँ पर है, जब प्लैनेट दूर होता है उसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है, और जब प्लैनेट सबसे पास होता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि जब प्लैनेट सन से दूर जाता है तो स्लोअर होता जाता है, बिल्कुल सही बात है, बहुत सही। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, कैसी बात कर रहे हैं भाई। एंगुलर वेलोसिटी, ये देखिए ये जा रहा है प्लैनेट, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और आर स्क्वायर ओमेगा कांस्टेंट होता है, ओमेगा कांस्टेंट नहीं होता।
आर स्क्वायर ओमेगा कांस्टेंट होता है, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है, यानी कि जैसे जैसे आर बढ़ता है एंगुलर वेलोसिटी घटती है। तो ये इन्होंने कहा गलत है ना, तो 1 सही है, 2 गलत है। सवाल बहुत अच्छा है, ये लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, मैं बता रहा हूं आपको। द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट आर लॉन्च्ड सो एज टू revolve from west to east in an orbit concentric and coplanar with the equatorial plane and with the period। बहुत सही। जियो सैटेलाइट एक ऐसी सैटेलाइट होती है जो अर्थ के साथ घूमती है और इक्वेटर के ऊपर घूमती है। जैसे यहाँ पर मान लो कोई शहर है, ठीक है ना, तो ये सैटेलाइट हमेशा इसी शहर के ऊपर रहती है और इस शहर पर निगरानी करती रहती है। ये लीजिए, जब ये शहर यहाँ पहुंचेगा तो ये सैटेलाइट भी इसके साथ यहाँ पहुंच जाएगी। जब ये शहर घूमकर यहाँ पहुंचेगा तो सैटेलाइट यहाँ पहुंच जाएगी। ये खासियत होती है कौन से सैटेलाइट की? जियो सैटेलाइट की खासियत होती है कि वो हमेशा जिस शहर के ऊपर लॉन्च कर दी जाती है उसी के ऊपर रहती है। तो अगर अर्थ का टाइम पीरियड 24 घंटे है तो इसका टाइम पीरियड भी हमेशा 24 घंटे रहता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। बिल्कुल सही बात है। किसी भी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो केवल उसके ऑर्बिट के रेडियस पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड नहीं करता। तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस वही कर पाएंगे जिनको थोड़ा पढ़ाई करी होगी, तो आप लोगों ने करी भी है पढ़ाई, तो ये सवाल अच्छा सवाल है और दोनों स्टेटमेंट सही है। सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ हैव फाइनाइट लाइफ एंड सम टाइम डेब्रीज ऑफ सैटेलाइट फॉल टू द अर्थ। ऐसा क्यों हो जाता है? क्वेश्चन है कि कभी कभी सैटेलाइट अर्थ में क्यों गिर जाती है, ये हमारा क्वेश्चन है। एक सेकंड जरा मैं पॉज कर दूं, कोई फोन जरूरी आ रहा है। सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ हैव फाइनाइट लाइफ एंड समटाइम्स डेब्रिस ऑफ सैटेलाइट फॉल टू द अर्थ। दिस इज बिकॉज, क्यों गिर जाती है? देखिए, ये मान लीजिए अर्थ है और इस आसपास जो सैटेलाइट रिवॉल्व करती हैं वो क्या होता है कि कुछ डस्ट पार्टिकल वगैरह जो रहते हैं वो ये लेती रहती हैं, तो इन पर कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस लगते रहते हैं। उन एक्स्ट्रा फोर्सेस की वजह से इनकी वेलोसिटी घटती रहती है, जिसकी वजह से ये अर्थ की तरफ आने लगती हैं और कुछ सालों के बाद अर्थ में कहीं समुद्र में गिर जाती हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑफ वेरियस फोर्सेस कॉजिंग द स्पीड ऑफ सैटेलाइट एंड हेंस हाइट ग्रेजुअली डिक्रीज, यानी कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस लगते हैं जो सैटेलाइट की स्पीड को भी कम करने लगते हैं और हाइट को भी कम करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अर्थ में आके गिर जाती हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है थर्ड। क्वेश्चन थ्योरी का है, सोलर सेल एंड बैटरीज ऑफ सैटेलाइट खराब हो जाती हैं। बिल्कुल गलत बात है। सैटेलाइट अर्थ के ऊपर रहती है, सन उसको खूब धूप देता है, उनके सेल हमेशा चार्ज बने रहते हैं, तो चार्जिंग खराब की वजह से सैटेलाइट कभी अर्थ पे गिर नहीं सकती। और अगर चार्जिंग खराब भी हो जाए, मान लीजिए सोलर सेल खराब भी हो जाए, तो सैटेलाइट अपना जो हमको मैसेज दे रही है, फोटो भेज रही है या फोटो खींच रही है अर्थ की, या बाहर के अंतरिक्ष की फोटो खींच रही है, वो खींचना बंद कर देगी, अर्थ में गिरेगी तो ना। अर्थ में गिरने का कारण ये है कि उसकी गति धीमी पड़ने लगती है, और उसका मेन कारण है कि डस्ट पार्टिकल कुछ काफी हाइट तक रहते हैं, तो वो इनको एब्जॉर्ब करने लगती है और धीमे धीमे भारी होकर उसकी गति कम होने लगती है और वो नीचे की तरफ आने लगती है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, काफी लोगों ने गलत किया होगा। हमें लगता है ज्यादातर लोगों ने पहला ही लगाया होगा कि उसकी बैटरी खराब हो गई। बैटरी का उसकी वर्किंग से प्रभाव पड़ेगा, उसकी ऑर्बिट तो ना उससे कम हो जाएगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि काफी लोगों ने पहला ही ऑप्शन लगाया होगा, जबकि इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइट इतने। ऑर्बिटल स्पीड पूछी गई है, अच्छी बात है।
ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, अंडर रूट जी एम ई ओवर आर, जहाँ पर आर उसकी हाइट है, ये देखिए ये अर्थ है और ये देखिए सैटेलाइट है और ये उसकी ऑर्बिट है, ये देखिए ये उसकी ऑर्बिट है और ये उसका रेडियस है, ठीक है ना। तो हमें हाइट वगैरह दी गई है तो हमें फॉर्मूला हाइट वाला लेना पड़ेगा। तो अंडर रूट जी एम ई और ये हो जाएगा आर ई प्लस एच। आर का मान क्या होता है, ये देखो आर ई, और आर ई के बाद ये क्या हो गया बताओ, एच। ये पूरा आर होता है तो आर की जगह पर आर ई प्लस एच लिखा जाएगा। जी एम ई क्या होता है, ये होता है जी आर ई स्क्वायर, मालूम है ना, कैपिटल जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर। अपॉन आर ई बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई आ जाएगा। आपको काफी जाना पहचाना फॉर्मूला है, एक आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट जी आर ई अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर क्या आ गया, अंडर रूट जी आर ई को ऊपर ले लें अगर तो नीचे अंडर रूट 1 प्लस एच अपॉन आर ई। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका मान हमको पता है, इसका मान होता है 7.9 किलोमीटर पर आवर। हाँ, इसका मान पता होता है, सभी को पता होता है, अंडर रूट जी आर ई का मान 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई। अब क्योंकि h का मान आर ई से बहुत कम है, हाँ देखिए ये 0.25 है, ये 6.38 है, तो ये बहुत कम है, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। इसको निगलेक्ट कर देंगे, h अपॉन आर ई को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, तो ये जब इग्नोर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 1, तो आंसर क्या आएगा बताओ, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आपका सही आंसर है। तो मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर पे आप आ जाइए, फर्स्ट ऑप्शन आपको क्लिक कर देना चाहिए। क्वेश्चन अच्छा है, कई लोगों का गलत भी हो सकता है, कई लोग कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ गए होंगे, जबकि मैंने हमेशा कहा है कि ऐसे रेशियो में अगर ये बहुत कम और ये बहुत ज्यादा हो तो इस अनुपात को छोड़ देना चाहिए और कैलकुलेशन आसान बना के आंसर निकाल लेना चाहिए। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मासेस प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। दो ऑब्जेक्ट इक्वल मासेस के एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्स F है। अच्छा भाई, अब क्या किया गया, अच्छा एक का 1/3 दूसरे को दे दिया, तो नया फोर्स पता करना है, ओके। तो एक का 1/3 दे दिया हमने दूसरे को, तो ये हो गया m माइनस m/3 और ये हो गया m प्लस m/3। सवाल ये भाई अच्छा है, तो नया फोर्स क्या होगा, चलो लिखो पुराना फोर्स हो गया जी एम m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब नया फोर्स लिखो, जी एम माइनस m/3 हो गया और दूसरा वाला m प्लस m/3 हो गया और अपॉन में हो गया आर स्क्वायर। इसको हम लोग यहीं सॉल्व कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में आर स्क्वायर, तो ये हो गया जी एम स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाई 9 अपॉन आर स्क्वायर, जी ये हो गया 8/9 m स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 1 माइनस 1/9 8/9 m स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब इनका अनुपात हमको निकालना है, अनुपात जब निकालेंगे तो जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और जी 8/9 m स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो जी एम स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर कट गया, 9 ऊपर जाएगा, तो f अपॉन एफ डैश विल बी इक्वल टू 9/8, इसलिए f डैश इज इक्वल टू
8/9f। ये लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है भाई। अक्सर क्या होता है, कहते हैं कि 25% दे दिया, 30% दे दिया, इन्होंने कहा 1/3 दे दिया। तो 1/3 कह देने से सवाल को हमें इस तरीके से सॉल्व करना पड़ा। सवाल अच्छा है भाई। फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ बॉडी व्हेन टेकन हाइट। 32 किलोमीटर पे कितना परसेंटेज होगा? तो आप जानते हैं जी डैश बराबर होता है जी 1 - 2h अपॉन आर ई। ये जानते हैं ये फॉर्मूला कब होता है? जब h का मान आर ई से काफी कम होता है, तब हम लोग जी डैश को ऐसे लिखते हैं। वैसे हम लोग जी डैश को कैसे लिखते हैं? वैसे हम लोग लिखते हैं जी डैश बराबर जी अपॉन 1 + h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। और लेकिन जब h आर ई से काफी कम होता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। इस तरीके से डेल्टा जी अपॉन जी जो है वो क्या आ जाता है? माइनस का 2h अपॉन आर ई। मैं आपको डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब ये ऐसा होता है तो ये फार्मूले हमारे सही फार्मूले हैं। तो परसेंटेज चेंज कैसे आएगा? तो -2h अपॉन आर ई इंटू 100 ले लीजिए, परसेंटेज चेंज आ गया। वैल्यू लिख दीजिए 32 किलोमीटर और नीचे 6400 किलोमीटर और इंटू 100। तो 100 से 0 कैंसिल हो गया, तो ऊपर भी 64 और नीचे भी 64, तो ये आ गया -1% में आंसर आ गया। -1%, ये लीजिए, डिक्रीज बाई 1%। अच्छा सवाल है भाई। जब हम अर्थ में नीचे जाते हैं तो जी का मान, नया मान क्या होता है? जी 1 - h अपॉन आर ई। तो कहते हैं नीचे जाने पे जी और h में क्या ग्राफ बनता है? तो ये हो गया जी माइनस जी बाई आर ई एच, यानी कि जी डैश इज इक्वल टू माइनस जी बाई आर ई एच प्लस जी। यहाँ पर दो वेरिएबल है, ये हो गया y बराबर mx प्लस सी। ये दो वेरिएबल है, एक y है और दूसरा x है। हाँ, g डैश है और h है, ये दो वेरिएबल है। तो g डैश और h, अरे भैया बाकी सब कांस्टेंट हैं, ये सब कांस्टेंट चीजें हैं। बदल क्या रहा है? जैसे जैसे हम अंदर गहराई में जा रहे हैं वैसे वैसे g बदल रहा है बस। तो ये दो वेरिएबल हैं और इनमें लीनियर रिलेशन है। तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, जिसका स्लोप तो नेगेटिव होगा, ये देखिए, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। तो स्लोप नेगेटिव, ये देखिए, थीटा ग्रेटर देन 90, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। बहुत अच्छा सवाल है, वाकई में बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया। काफी लोगों ने गलत किया होगा, जैसे उन्होंने कहा होगा कि भाई नीचे जाने पे जी का मान घटता है, ये लीजिए घटा दिया, यहाँ बढ़ रहा है, गलत कर दिया, यहाँ पे कांस्टेंट है, गलत कर दिया, नीचे जाने पे जी का मान घटता है। तो आमतौर पर लोग ऐसे ही घटाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो घटाव होता है वो लीनियर होता है, लीनियरली घटता है। If rotational speed of Earth increases, then weight of the body at equator। देखिए, आपको एक फार्मूला ध्यान होगा जो लैटिट्यूड के फॉर्म में होता है, इसे हम लोग लैटिट्यूड एंगल कहते हैं। लैटिट्यूड एंगल कहते हैं इसको हम लोग। और इस जगह पर जो जी डैश होता है वो क्या होता है, आप बताइए? जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इक्वेटर की बात कर रहे हैं तो थीटा इज इक्वल टू 0 रख लीजिए भाई, क्योंकि आप इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पर देखेंगे तो थीटा घटते घटते 0 हो जाएगा। तो आ गया जी माइनस आर ई स्क्वायर ओमेगा, आर ई स्क्वायर ओमेगा, ये आर ई स्क्वायर ओमेगा। अब मुझे बताइए, अगर अर्थ का रोटेशन बढ़ा दिया गया, रोटेशन स्पीड अर्थ की बढ़ा दी गई, तो जब ये बढ़ेगा, मुझे बताइए, जब ये बढ़ेगा तो जी डैश घटेगा। अरे भाई, जब ये बढ़ेगा तो, अरे माइनस के बाद है ना, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। जब ये घटेगा तो किसी भी बॉडी का
वेट भी घटेगा। तो क्या आंसर होगा? सेकंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसको भी अच्छा क्वेश्चन मानूंगा। और इस प्रकार से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है, और 25 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही प्रकार के सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए, यही सब आपके काम आएगा। थैंक यू।